वेलकम एवरीवन। आज से हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लासिकल मैकेनिक्स की। जो कुछ टॉपिक उसमें रह गए थे वो मैं अब एक्सप्लेन करूँगी एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ वेक्टर। फर्स्ट 2 पेजेस में जो बेसिक डेफिनेशन की ज़रूरत हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में पड़ेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स में जो टॉपिक होंगे वो यही हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज वेक्टर एंड स्केलर्स। वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, बट अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें मिले तो वो वेक्टर होता है। ठीक है, उसके पास डायरेक्शन भी होगी, जैसे ये बना रखा है, ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग ए वेक्टर, वेक्टर का ये वाला साइन है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमें एक डायरेक्शन में मिलती है और उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। सेम विद एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। स्केलर्स क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर मैं टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल है, इसमें मैग्नीट्यूड है। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड है, क्या टेम्परेचर हो रहा है वो हमें पता है, पर डायरेक्शन नहीं होती उसमें। मास हो गया, चार्ज हो गया। अब हम बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। द लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर जितनी एक वेक्टर की लेंथ होगी उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बट नॉट लोकेशन। नेक्स्ट, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इफ आई एम राइटिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर हम 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, पहले किसी भी 2 को अगर ऐड कर देते हैं फिर हम तीसरे को ऐड करते हैं, स्टिल इट विल बी सेम। एंड इफ आई राइट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब हम किसी भी 2 वेक्टर का अगर रिजल्टेंट वेक्टर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसी को फॉलो करते हुए बी इस डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं तो इस तरीके से, अगर हम इसी को फॉलो करते तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता, बट ऐसा नहीं होता। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है और ये हो जाएगा a प्लस बी। ओके, नाउ अगर हमने यहाँ पे बनाया b वेक्टर, फिर इसको फॉलो कर रहा है एक a वेक्टर, तो बिल्कुल जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और ये हो जाएगा b प्लस ए वेक्टर। अगर हम माइनस की बात करें तो a वेक्टर इस तरीके से गया, अब b वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ गया, ना कि ऐसे डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जैसे अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला माइनस बी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो ये नेगेटिव है ये वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, अगर हम वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी वेक्टर में हमने a स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो वो इस तरीके से दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a डॉट b कॉस थीटा। यहाँ पर जो कॉस थीटा है, थीटा उन 2 वेक्टर्स में जो एंगल इनक्लोज्ड हुआ है वो हम मेंशन करते हैं। सो a डॉट b कॉस थीटा होता है 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। a vector dot b vector is itself a scalar and hence called scalar product। ठीक है, अगर हम 2 वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी
मिलती है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए हम इसको एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए प्रोडक्ट करो, बी डॉट ए करो, दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। आप यहाँ पे करके देख सकते हो, बी डॉट ए वेक्टर, तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, एंगल तो वही है स्टिल जो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में है, ठीक है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अगर वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, ये ए वेक्टर हमने ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कोई भी एंगल नहीं बना रहे, मतलब एंगल क्या है, 0 है। सो cos 0 विल बी 1, तो सिंपली इट विल बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू ab। हर वेक्टर खुद का पैरेलल होता है, तो अगर a डॉट a निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली ये a स्क्वायर। व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो जो एंगल बन रहा है वो होगा 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0, तो ये हो जाएगा पूरा हमारा 0। सो a डॉट b, if the vectors are perpendicular, it will be equals to 0. Then we have a cross product of two vectors, जैसे उसमें डॉट के टाइम पे cos थीटा था, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा होता है एंड n कैप होता है। Now a cross b vector is itself a vector, okay, और यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर्स के सम में किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट उसका 0 आता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जब दोनों पैरेलल है तो वो कोई भी एरिया फॉर्म नहीं कर रहे, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 0, और साइन जो एंगल होगा उनके बीच में वो 0 होगा, सो साइन 0 इज 0, और ये पूरा हो जाएगा 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा 0। देन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेशन वेक्टर, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन 3D कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y and z। सो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट ले लेती हूँ जो इस 3D डायमेंशन में उसकी लोकेशन को बता रहा है, और एक वेक्टर जो इस मतलब ओरिजिन से जो इसको ज्वाइन कर रहा है दैट इज पोजीशन वेक्टर, ओके। एंड इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से r वेक्टर से, जिसको हम लिख सकते हैं अगर जो भी ये पॉइंट है x, y, z, सो x कैप प्लस y कैप एंड z कैप, ठीक है। इंस्टेड ऑफ x कैप, y कैप एंड z कैप आप i कैप, j कैप एंड k कैप भी लिख सकते हो, जो कि हमारे डायरेक्शंस हमें बताते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, लेंथ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो 0 0 0, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो उसका रेडियस वेक्टर, इसका लेंथ क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब का सम होल अंडर रूट। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये r, इसको हम लिखते हैं r वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ओके। तो अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसका जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। उसके बाद अगर हम बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पे बनाया था, ये हो गया x, y एंड z, बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान लो ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज dx, x में जो चेंजमेंट आई है, जो y में चेंजमेंट आई है, जो z में चेंजमेंट आई है, dx dy dz लिख दिया। और अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं dx जो चेंजमेंट आई हुई है, तो हम इसको इस तरीके से dl से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dl वेक्टर से। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का यूज हम करने वाले हैं इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो आपको ये तीनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट। सपोज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स
लेट्स से टेम्परेचर T, और उसमें हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए x, y एंड z, एंड अगर हम dt निकाल रहे हैं तो जिन वेरिएबल्स की फॉर्म में ये फंक्शन था उनके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो गया dx, dy एंड dz। अब अगर मैं इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इन 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब आपस से यही में मिल जाएगा, क्योंकि x कैप डॉट x कैप इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। i j k कैप भी आप लिख सकते हो। देन y कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ y विद y इज 1 अगेन, z कैप डॉट z कैप इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आ गया करली t बाय करली x dx विच इज दिस, ठीक है। x कैप और x कैप का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा, y कैप का मल्टीप्लीकेशन y कैप से हो जाएगा, एंड सेम विद दिस, तो हमें वापस से यही मिल जाएगा। जब हम x कैप का डॉट प्रोडक्ट y कैप से कर रहे हैं, मतलब अदर देन x कर रहे हैं, सो इट विल बी 0। सेम विद y कैप डॉट z कैप इज इक्वल्स टू 0, z कैप डॉट x कैप इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमें मिलता है आगे, दिस इज ग्रेडियंट, ठीक है। करली t बाय करली x x कैप, करली t बाय करली y y कैप, करली t बाय करली z z कैप, ये हमारा है ग्रेडियंट। और अभी हमने ऊपर लिखा था dx dy, जो हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जहाँ पर बात कर रहे थे, इसको हमने डिनोट किया था dl वेक्टर से, ओके। और इसमें भी इन पर्टिकुलर अगर हम ग्रेडियंट पता करना चाहते हैं कि क्या होता है, क्योंकि t तो हमारा एक फंक्शन है, जब भी हम ग्रेडियंट को किसी अलग डिफरेंट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो उसके साथ यहाँ पर लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब t फंक्शन था तो t को हम हटा देंगे तो यहाँ से हमें ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ f फंक्शन तो इट विल बी f, ठीक है। तो उस ग्रेडियंट पे वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे r का, और r हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, r इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ग्रेडियंट ऑफ r निकालना है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, पर r अप्लाई हो जाएगा करली r बाय करली x, करली r बाय करली y y कैप, एंड करली r बाय करली z z कैप, ओके। अब ग्रेडियंट को निकालने के लिए हमें चाहिए इसकी वैल्यू करली r बाय करली x, करली y और करली z के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में एंड z के रिस्पेक्ट में। इसकी पावर क्या है, मतलब अगर मैं अंडर रूट ना लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज, इसकी होल पावर है हाफ। सो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं सो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, एंड इसकी होल पावर जो है वो हाफ में से -1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा -½ और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका हो जाएगा 2y, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका हो जाएगा 2z। जब आप x के रिस्पेक्ट में करली x निकाल रहे हो तो y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो पावर ये हाफ आगे आ गई, और ये -½ था इसलिए अंडर रूट वाली फॉर्म आपको नीचे दिख रही है। देन हम ले लेंगे इसका LCM, तो ये इसका जो बेस है वो सेम है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सारे टर्म्स में, ये हो जाएगा x x कैप, y y कैप, z z कैप, ये हमारे पास होता है r वेक्टर, ये हमारे पास था r, ठीक है। यही फंक्शन में हमें गिवन था, और ये इक्वल होता है r कैप के। देन नेक्स्ट कुछ वेज बताए हुए हैं, जैसे अगर हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से उसका प्रोडक्ट हो जाता है। देन अगर किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डॉट में इस तरीके से और क्रॉस में इस तरीके से लिखते हैं, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। देन corresponding there are 3 ways the operator this can be written, okay। स्केलर फंक्शन t, अगर हम यहाँ ये आप देखो जो हमें मेन 3 डिस्कस करने हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, तो जो ऑपरेटर है वो तो यही सेम है, बट जब हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो सिंपली हमने लिखा ये ऑपरेटर
एंड टी लिख दिया जो हमारा फंक्शन था। कोई यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा। जब इसमें डॉट और क्रॉस कुछ भी नहीं है तब वो ग्रेडियंट है, जब इसमें डॉट आ जाएगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, और जब यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा तो हम कर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइवर्जेंस ही है। तो डाइवर्जेंस में हमने यहाँ पर लगा दिया डॉट, और हम लिख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था तो वो मैंने मेंशन कर दिया। और हमने कोई भी वेक्टर ले लिया v, तो vx, vy एंड vz। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट x, y, z ऑल्सो। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहला वाला जो टर्म है, जो x कैप का कोएफिशिएंट है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि x कैप एंड x कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज 1। तो बेसिकली इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1। तो ये हमने निकाल दिया डाइवर्जेंस। अब एक जो कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने वही ऑपरेटर यूज़ किया है, हम सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में जो हमारा इनपुट है वो क्या है, एक वेक्टर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने निकाला है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो हमने लिया है वेक्टर। तो हमारा इनपुट है एक वेक्टर, और जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर का, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, तो जो आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है एक स्केलर, ओके। और ग्रेडियंट के केस में क्या, जैसे हमने लिया था टेम्परेचर एक फंक्शन, तो जो हम इनपुट लेते हैं वो तो हमारा स्केलर होता है, ठीक है। हमने इस तरीके से लिखा था, तो हमारा इनपुट स्केलर होता है और हमारा आउटपुट क्या होता है, वेक्टर। जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं किसी फंक्शन का तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, हमने ऊपर लिखा भी था। तो जो आपको आउटपुट में मिल रहा था वो था हमारा एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप। ये इसका डिफरेंस है। देन जैसे नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डाइवर्जेंस के केस में ये एक पॉइंट सोर्स मान लो या पॉइंट मान लो, और इसका जो आप रेज देख रहे हो वो किस तरीके से जा रही है, इवनली स्प्रेड हो रही है हर डायरेक्शन से, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, विस्कोसिटी ले लो, ठीक है, विस्कोसिटी। तो ये जो आउटस्प्रेड हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स वो हर एक डायरेक्शन में हो रही है, बट ये आप लिख लो यहाँ पे डाइवर्जेंस का है। एंड ग्रेडियंट के केस में क्या होता है, इसमें एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे कि है तो आपको एक डायरेक्शन के टूवर्ड्स, एक जो डायरेक्शन है उसके टूवर्ड्स आपको सारी एरोज दिखेंगी। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट, और ये हो गया हमारे पास डाइवर्जेंस, एक पॉइंट सोर्स से स्प्रेड हो रहा है हर एक डायरेक्शन के टूवर्ड्स। नेक्स्ट इज कर्ल। तो जो हमारे पास कर्ल निकालने का तरीका है, इसमें आता है ये क्रॉस का साइन, ठीक है। किसी एक वेक्टर का जब हम कर्ल निकालते हैं तो सबसे जो पहला रो है उसमें हम लिख देते हैं एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड कैप यू कैन राइट आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। काफ़ी सारी बुक्स में आपको ये भी दिखेगा। जो सेकेंड एरो होती है देन उस वो जो वेक्टर है, इफ इट इज एन एक्स वाई जेड, तो करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई एंड करली बाय करली जेड आपको लिखना है। देन यहाँ पर आएंगे उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। इफ इसके अकॉर्डिंग जो मैंने लिख रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वी वेक्टर है वो क्या है, वी एक्स एक्स कैप, ठीक है, प्लस वी वाई वाई कैप एंड प्लस वी जेड जेड कैप। देन कर्ल निकालने के लिए हम रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप, यहाँ का साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका माइनस होता है, इन दोनों का प्लस होता है। एक्स कैप आ जाएगा तो इसका प्रोडक्ट इससे माइनस इसका प्रोडक्ट इससे। तो ये हो गया कर्ल निकालने का तरीका। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वी वेक्टर, और ये है माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप, जेड कैप वाला 0 है,
या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो कर्ल निकाला हमने किसी वेक्टर का, तो एक्स वाई जेड कैप, करली वाई करली एक्स, करली वाई करली वाई, करली वाई करली जेड, देन यहाँ पे माइनस वाई है, ये एक्स है और ये 0 है। हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपस में, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आया हमारे पास आंसर, 2z कैप। तो लास्ट में जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो भी एक वेक्टर आ रहा है, हम लेकर भी इनपुट में एक वेक्टर ही चले थे। इंटीग्रल कैलकुलस, और एक ऊपर हमारे पास जो हमने स्किप कर दिया, चलो ठीक है बाद में वो टॉपिक आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें से पहला टॉपिक है लाइन इंटीग्रल का। तो जब हम किसी भी एक लाइन का इंटीग्रल करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है जैसे हम कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो लाइन है ये आ गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया इसका एंडिंग पॉइंट, ए टू बी, और हमने लिख लिया वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। यहाँ पे वी जो है एक वेक्टर फंक्शन है, डी एल एक इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है वेक्टर में, एंड द इंटीग्रल इज टू बी कैरिड आउट अलोंग अ प्रिस्क्राइब्ड पाथ पी। यहाँ पे जो पी लिख रखा है वो बेसिकली एक पाथ है जिसके अलोंग हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। जैसे यहाँ पे बना भी रखा है, थोड़ा सा आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से पाथ है एक वेवी टाइप का, और इस प्रिस्क्राइब्ड पाथ को पी नाम दिया हुआ है, इसीलिए जो हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं अलोंग दिस पाथ निकाल रहे हैं फ्रॉम ए टू पी। इफ पाथ इन question form a closed loop, okay, so if path in question forms a closed loop, that is if b is equals to a, the integral sign this will be, देखो क्योंकि जो हमारे पास इस क्वेश्चन में तो ये पूरा एक प्रॉपर लूप नहीं बना रहा, बट अगर एक लूप बनता है, क्लोज्ड लूप बनता है, तो हम इसकी जगह पर ये वाला साइन का यूज करेंगे, ठीक है, क्लोज्ड लूप बनता है तो, और देन हमारा जो वेक्टर होगा और डीएल जो उसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें बता रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ए बी ले रखा है, और इट डिपेंड्स, अगर हम सिर्फ इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ए टू बी तो ये कोई क्लोज्ड लूप नहीं है, बट अगर हम एक ऐसा पाथ चूज करते हैं जिसमें हम पहले यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एक क्लोज्ड लूप बनता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कौन सा पाथ चूज करते हो, ठीक है। आप अगर किसी और पॉइंट, अगर ये बी है ये सी है, किसी और पॉइंट का यूज करके फिर आप जा रहे हो, तो आप एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, उसके लिए इसका हम यूज करेंगे। और अगर हम पाथ चूज करें बिल्कुल डायरेक्ट, तो ये जो पाथ है, इसीलिए यहाँ पे P लिखा गया है, ये जो पाथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस पाथ का यूज करके दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रहे हैं उसी को निकालना ही हमारा लाइन इंटीग्रल होगा। देन ओके, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है लाइन और सरफेस इंटीग्रल में, देन हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सरफेस इंटीग्रल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अब आप डिफरेंस देख सकते हो, लाइन इंटीग्रल में हमारे पास एक स्टार्टिंग एक एंडिंग पॉइंट था, तो हमने ए टू बी लिया था, क्योंकि अब हम इंटीग्रल किसी सरफेस के अलॉन्ग निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस हमारा वेक्टर और डी ए। यहाँ पे ये जो डी ए है वो क्या है, ऑब्वियसली अगर ए यहाँ पर लिखा होता है, इस सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक एरिया होगा, तो इन्फिनिटली स्मॉल पाथ ऑफ एरिया इफ सरफेस इज क्लोज्ड, तो ये वाला साइन यूज होगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, और ये जो आपको फॉर्म होता दिख रहा है ये एक सरफेस है, अगर हमें सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रल निकालना है तो किस तरीके से निकलता है। ये क्यूबॉइड है, इसके 6 फेसेस हैं, तो ये लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स। तो किसी भी सरफेस के अलॉन्ग हमसे इंटीग्रल पूछा गया है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग भी एक एग्जाम्पल है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सारे टॉपिक्स के साथ आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी कि इसको किस तरीके से निकालना है। अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल होता है हमारे पास, तो वॉल्यूम के केस में
अब जो हम यूज़ करेंगे वो पूरे वॉल्यूम की बात होगी, इसलिए यहाँ पे जो डी टो साइनस में dx dy एंड dz यूज़ हो रहा है. एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे जो इंटीग्रल होगा वो ओवर वॉल्यूम होगा, वेयर t इज अ स्केलर फंक्शन and d tau is an infinitely small volume element in Cartesian coordinate. इस तरीके से vx x कैप, vy y कैप, vz z कैप एंड dz. x कैप बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा vx d tau एंड y कैप, देन ये आ जाएगा इंटीग्रल में एंड vz d tau. इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है एंड then we will move forward fundamental theorem for gradient.